हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप? रख रहे हैं ना अपनी सेहत का ख्याल। मैं हूं मानवी मेहता और आप देख रहे हैं डेन न्यूज़, जहां पर हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल डॉक्टर्स के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष जैन, अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन। हेलो सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ? हम अपनी सेहत का ख्याल नॉर्मल लाइफ में कैसे रख सकते हैं? मानवी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ बिकॉज आज तक हमारे शास्त्रों में भी, हमारे पुराने ज़माने से भी ये हमेशा कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। और वास्तव में अगर हमारा काया, हमारा शरीर अगर निरोगी है, हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो हम जीवन के सारे सुख आनंद का, अपने परिवार का, अपने प्रोफेशन का आनंद ले सकते हैं, उसको भरपूर जी सकते हैं। तो इसके लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही बेसिक्स हैं और हम सबको उसके बारे में पता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर होना लाइफ में। जैसे कि हमको अपनी दिनचर्या रेगुलर रखनी चाहिए, अपना टाइम टेबल हमारे एक शेड्यूल में होना चाहिए। हमारी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो हमें रेगुलर करनी चाहिए। आजकल के परिवेश में, समाज में ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी इतनी हेक्टिक लाइफ हो चुकी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लोगों की डाइट बहुत अनबैलेंस हो गई है। लोगों के फूड में जंक फूड बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं। जो न्यूट्रिशियस फूड हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो सैलेड्स हैं, ये सब चीज़ें आउट होती जा रही हैं। तो इसकी वजह से लोगों की सेहत पर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। तो मेरा लोगों से यही अपील है कि अगर अपनी दिनचर्या नियमित रखते हैं, दैनिक रूप से वो व्यायाम करते हैं, खाने में सही चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, कम तेल का प्रयोग करते हैं और भरपूर नींद लेते हैं, तनाव रहित रहते हैं, तो वो वास्तव में एक सेहतमंद लाइफ गुजार सकते हैं, जो कि उनकी लाइफ के लिए, उनके परिवार की लाइफ के लिए हमेशा से फ़ायदेमंद रहेगी। सर, किस टाइप की डिसीज़ेस जो हैं आजकल सोसाइटी में आप ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं? लाइक कौन कौन से पेशेंट्स आपके पास कौन कौन सी बीमारियों को लेके ज़्यादातर आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मानवी। मैं बताना चाहूँगा कि आज से 10-15 साल पहले तक जब हम पेशेंट्स देखते थे हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज़ में, तो और आप लोग भी अखबारों में पढ़ते होंगे कि पहले के ज़माने में जो रोग होते थे वो संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ करता था। कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि मलेरिया है, हैजा है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलित थीं, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थीं, जिससे कि क्या होता था कि जब समाज में, सोसाइटी के किसी भी एक ग्रुप में अगर किसी को भी ये बीमारी जन्म लेती थी, तो पूरी की पूरी सोसाइटी, कॉलोनी या वहाँ की कम्युनिटी उससे प्रभावित हो जाती थी और इसकी मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते थे कि हैजा की बीमारी पूरे गांव में फैल गई है, कहीं पर टीबी की बीमारी फैल गई है, मलेरिया का प्रकोप फैल गया है। इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी वो पहले बहुत प्रिवलेंट थी, पर धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने अपने एडवांसेस के थ्रू इन पर कंट्रोल पाया है और हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, मेडिकल फील्ड में अभी बीमारियां थोड़े कंट्रोल में आई हैं और इनकी संख्या कम होती जा रही है। पर एक दूसरी बीमारी, एक दूसरा ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जिसको कि हिंदी में गैर संचारी रोग कहते हैं। और पिछले 8 से 10 साल में लोगों की जीवन शैली में बदलाव होने के कारण ये बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रही हैं और हमारे समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेनली वो सारी बीमारियां जो कि हमारे खान पान में नियमितता ना होने से, हमारी दिनचर्या बिगड़ने से, पॉल्यूशन की वजह से, वो सारी बीमारियां जो हमें जेनेटिक रूप से किसी न किसी हद तक मिलती हैं, वो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशंस के अंडर आती हैं, जिसमें से मेनली हैं हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, स्ट्रोक, थायराइड की प्रॉब्लम्स और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आजकल हमारे समाज को, इवन बच्चों से और बुजुर्गों को प्रभावित कर रही हैं। सर, थोड़ा बहुत और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए आप। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको कि शॉर्ट में NCD भी बोलते हैं और हिंदी में गैर संचारी रोग भी बोलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप या बहुत ज़्यादा प्रभाव आजकल हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है। और मेन चीज़ ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो फैक्टर्स हैं, वो सारी बीमारियों को जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर में आते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, शुगर की बीमारी है या स्ट्रोक की बीमारी है जिसको पैरालिसिस या पक्षाघात भी बोलते हैं, या फिर कैंसर की बीमारी है,
ये सब बीमारियां, इनके जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं, जो रीजंस हैं, वो बहुत ही कॉमन हैं। और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है अनियमित दिनचर्या, खान पान में जंक फूड का इन्वॉल्व होना, हेल्दी फूड का हमारी डेली लाइफ से दूर होना, और पॉल्यूशंस का इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर, कम नींद लेना, ज़्यादा भागदौड़ की ज़िंदगी बिताना, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल हमारी लाइफ से दूर होना। आजकल बच्चे बिल्कुल भी आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, सभी लोग मोबाइल्स पर, टीवी पर, कंप्यूटर पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिससे कि उनके बॉडी में जो फिज़िकल एक्टिविटी और मसल्स की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि मसल्स मजबूत होती हैं, या फिर हार्ट मसल्स उनकी मजबूत होती हैं, या रेस्पिरेशन एक्टिविटी उनकी इम्पॉर्टेंट होती है और बेहतर होती है, वो चीज़ें आजकल कम देखी जा रही हैं। तो ये सारी जो इसको हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो लाइफ है या जो टेक लाइफ है, इसकी वजह से जो खतरनाक बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो हमारे समाज में इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सिर्फ शहरी क्षेत्रों में देखी जाती थी, कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कैंसर और स्ट्रोक के पेशेंट हैं, ये शहरी या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते थे। पर जैसे जैसे हम पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो भी आजकल उसी नंबर में, उसी संख्या में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज आ रहे हैं वो भी शुगर से पीड़ित हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इवन वो लोग ज़्यादा इससे परेशान हैं, क्योंकि उनमें इन बीमारियों के प्रति जागरूकता बहुत कम है। उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो रीच है, जो वो बहुत कम है, बहुत दूर है। ग्रामीण अभी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी मजबूत नहीं है, या वो काफ़ी दूर तक हैं, या फिर लोगों को उनका कैसा प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो जब किसी ग्रामीण परिवेश के मरीजों में ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उसमें उनका कंट्रोल होना और उनका बिगड़ जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और जब ग्रामीण क्षेत्रों से कोई शुगर का पेशेंट हमारे पास आता है या कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हमारे पास आता है, तो उनकी जो एक डिजीज़ प्रोफाइल होता है वो काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं और उनकी डायग्नोसिस बहुत लेट होती है। वो जब तक हम उसको डायग्नोसिस करते हैं या उनका समुचित रूप से उपचार प्रारंभ करते हैं, तब तक बहुत केसेस में काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसी तरह से एनसीडी की बीमारियां जो आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से विकसित हो गई हैं, मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि लगभग 38 लाख लोग पूरी दुनिया में हर वर्ष नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से मृत्यु का अकाल ग्रास बनते हैं। और एनसीडी की 2 बीमारियां हैं, कैंसर, स्ट्रोक, जिनकी वजह से आजकल यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और हमारे समाज के जो युवा लोग हैं वो स्ट्रोक की वजह से और कैंसर की वजह से असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, या फिर असमय वो समय से पहले ही डिसेबिलिटीज़ को या फिर विकलांगता को या प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की जो कार्य क्षमता है, जो कि एनर्जेटिक एक जो युवा वर्ग है जिस पे हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा आगे प्रभावित हो रहा है। तो मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपनी जीवन शैली में बिल्कुल एक नियमितता बनाए रखें और उसको अच्छी तरह से जिएँ, अच्छा खान पान लें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हम इन एनसीडी से अपने बच्चों को बचा सकें, आगे वाली पीढ़ी को बचा सकें। और जो भी हमारी सरकार की मुहिम है, जो भी पहल है, अपने देश को सुदृढ़ बनाना है, विकसित करना है, एक मजबूत देश बनाना है, उसमें हम अपना योगदान दे सकें। सर, देखा जा रहा है आजकल गवर्नमेंट एंड बाकी की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की तरफ बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है। तो व्हाई इज़ इट सो ओनली फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की जिस पे इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है? क्या इसके इम्पैक्ट इतने ज़्यादा सोसाइटी पे हो रहे हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट ने और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने अब इस बात को फील करना शुरू किया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत तेज़ रफ्तार से हमारे समाज में बढ़ रही हैं। और जो मेडिकल डिजीज़ में होने वाली जो डेथ हैं, उसका लगभग आज ऑलरेडी 60% जो डेथ हो रही हैं हमारे समाज में बीमारियों की वजह से, वो संचारी रोगों की बजाय गैर संचारी रोगों से हो रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। 38 लाख लोग, जैसे कि मैंने बताया, हर साल मृत्यु का अकाल ग्रास बनते हैं इन बीमारियों की वजह से। हम लोग अपनी जवान यंग पॉपुलेशन को खो रहे हैं सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। और आज भारतवर्ष में हर मिनट में एक पेशेंट स्ट्रोक की शिकार हो रहा है, हर 6 मिनट में एक पेशेंट की डेथ स्ट्रोक की वजह से हो रही है पूरी दुनिया में। तो ये वो आंकड़े हैं, वो तथ्य हैं जो हमारे समाज को एक चुनौती पेश कर रहे हैं। और
इसीलिए सरकार का और पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया है कि अगर हमने जल्दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर कोई विशेष प्रोग्राम और एक कार्य प्रणाली के तहत अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं करी, अगर हमने इनको कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेशल मुहिम नहीं छेड़ी, कोई स्पेशल कैंपेन स्टार्ट नहीं किए, अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट नहीं किए, या इनके ट्रीटमेंट के लिए, इनके कंट्रोल के लिए, इनके फॉलोअप के लिए अगर हमने स्पेशल क्लिनिक्स को प्रमोट नहीं किया, तो बहुत ही जल्दी होगा कि हम अपनी यंग पॉपुलेशन को और अपने समाज के, अपनी सोसाइटी के एक बहुत बड़े वर्ग को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर में प्रभावित पाएंगे और उससे होने वाले नुकसान की क्षति हम कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आजकल सारी दुनिया में, स्पेशली नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो कंट्रीज़ हैं या जो गरीब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेके एक स्पेशल मुहिम पूरी दुनिया की तरफ से छेड़ी जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कैंसर और स्ट्रोक के जितने मरीज़ हैं, उसके 60% मरीज़ आजकल डेवलपिंग कंट्रीज़ में या फिर गरीब देशों में पाए जाते हैं। तो WHO का, UNO का, इन सब का एक ही लक्ष्य है कि 2025 तक या 2030 तक हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कम से कम 25 से 30% की कमी को लेकर आएँ। इसमें होने वाली जो डेथ है, जो यंग पॉपुलेशन इससे प्रभावित हो रही है, उसमें हम रिमार्केबल कमी लेकर आएँ। और इसी को लेकर WHO की तरफ से मी एंड NCD करके एक मुहिम छेड़ी गई है, कैंपेन स्टार्ट किया गया है। भारत सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कार्डियक डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर एंड स्ट्रोक। और इसी NPCDCS प्रोग्राम के तहत एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD प्रोग्राम स्पेशल रूप से सारे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें देश के सभी राज्य इसमें सम्मिलित हैं। और NCD प्रोग्राम के तहत सभी जिला अस्पतालों में स्पेशल NCD क्लिनिक्स खोले गए हैं। पूरे जिला स्तर पर CMO कार्यालय में, चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिसेज में NCD सेल ओपन किए गए हैं, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, रूरल एरियाज़ में जो भी इन डिजीज़ के जो प्रोफाइल पेशेंट्स हैं, उनका एक डाटाबेस डेवलप कर रहे हैं और कैसे उन पेशेंट को हमको मॉनिटर करना है, कैसे स्क्रीनिंग करना है पेशेंट्स को, इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई पेशेंट इन डिजीज़ का डायग्नोसिस रिसेंटली या न्यूली डायग्नोज पेशेंट सामने आ रहा है, तो उसको कैसे हमें प्रॉपर फॉलोअप में चेकअप करना है, कहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कितने दिनों के बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके परिवार के लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का बहुत विशेष ध्यान है। और इसी संदर्भ में अभी सारे यूपी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में NCD क्लिनिक्स बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अभी उसमें और भी तेज़ी आने की संभावना है, पर और बहुत ही शीघ्र जो रूरल एरियाज़ में हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं या प्राइमरी PSCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उसमें भी NCD क्लिनिक्स और उनका स्टाफ की नियुक्ति होगी, जिससे कि इस प्रोग्राम को और अधिक प्रभावशाली रूप से हम लोग क्रियान्वित कर पाएंगे। तो आजकल जितने कंट्रीज़ मैं बताना चाहूँगा कि साउथ ईस्ट एशिया में हैं, उसमें NCD के एक विशेष सेंटर ऑफ अटेंशन मान के सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन रही हैं, और जितना मेन बजट है वो NCD के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि इन गंभीर बीमारियों से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि ये जो 4 बीमारियां हैं जो हमारी बीमारियों का टोल ले रही हैं, तो ये देखा गया है कि सारी बीमारियों से होने वाले डेथ और डिसेबिलिटी का 80% पार्ट ये 4 बीमारियाँ कवर करती हैं। और जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो व्यय हो रहा है, बजट का जो खर्चा हो रहा है, उसका 80% खर्चा सिर्फ इन 4 बीमारियों को या NCD को कंट्रोल करने पर होता है। पर अभी भी प्रभावी रूप से अगर इम्प्लीमेंट ना होने के कारण या लोगों में जागरूकता ना होने के कारण ये बीमारियां तेज़ी से समाज में बढ़ रही हैं। सर, जैसे कि हम इसी बारे में बात करें सर, इनके NCD के क्या रीज़न्स हो सकते हैं, रीज़न क्या है ये जो इतनी बीमारियां हो रही हैं? बहुत कॉमन रीजंस हैं जिसको वास्तव में हम सभी लोग जानते हैं, पर हम सभी लोग पूर्ण रूप से ज्ञान न होने के कारण उनको इग्नोर करते हैं, या फिर हम लोग आलस में उन चीज़ों को अपने जीवन शैली में नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण ये सारी बीमारियां हमारे अंदर जन्म लेती हैं और हमारे समाज में लगातार फैलती चली जाती हैं। जिसका कि मेन कारण है कि अनियमित दिनचर्या। पहला कारण मैं मेंशन करना चाहूँगा
कि इर्रेगुलर अगर आपकी लाइफ स्टाइल है, आपका सोने का टाइम निश्चित नहीं है, आपका जगने का टाइम निश्चित नहीं है, आपका खाने का टाइम निश्चित नहीं है, सोने के कितनी देर के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। कभी कभी हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच का टाइम नहीं होता या बहुत लेट नाइट हम लोग डिनर्स लेते हैं, तो बॉडी की अपनी जो नेचुरल नीड्स हैं वो अकॉर्डिंगली पूरी नहीं हो पाती हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो बॉडी उसी रूप में रिएक्ट करती है। और बहुत सारे लोग हैं जो फिर डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं या फिर हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं या फिर स्ट्रोक होने या कैंसर डेवलप होने की संभावना उनको ज़्यादा हो जाती है। तो अनियमित दिनचर्या एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनियमित खान पान आजकल लोगों को नहीं पता है या पता होने के बावजूद भी वो उसको इग्नोर कर रहे हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। कि जैसा कि पहले हमारे बचपन में हमारे बुजुर्ग, हमारे शास्त्रों में, किताबों में लिखा हुआ है कि हमें अपने खान पान में हरी सब्जियों को मेन रूप से शामिल करना चाहिए, दाल को, प्रोटीन वाली चीज़ों को मेन रूप से शामिल करना चाहिए, हमें सलाद का मेन रूप से उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें आज मेन बच्चों में नहीं हो पा रही हैं, बच्चे इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइफ स्टाइल से, इन खान पान से उनको डाइवर्ट करने के लिए आज हमारे पास फास्ट फूड है, आज हमारे पास बहुत सारे इस तरह के आउटलेट्स खुले हुए हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो उनको जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चे उस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, तो हेल्दी फूड से वो दूर होते जा रहे हैं, जिससे कि ये देखा गया है कि बच्चों में भी आजकल एनसीडी डेवलप हो रही हैं, हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है, डायबिटीज़ डेवलप हो रही है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ डेवलप हो रही हैं, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो स्पेन है वो कम होता जा रहा है, या फिर बहुत कम उम्र से ही उनको डॉक्टर्स के यहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, रेगुलर चेकअप करने पड़ते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। आजकल लोग आउटडोर गेम्स बिल्कुल नहीं खेलते हैं, फिज़िकल रूप से बहुत इनएक्टिव हो गए हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमने अपनाया हुआ है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग स्टेयर्स पर नहीं चढ़ें, हम लोग प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर तक जाना हो तब भी हम लिफ्ट का प्रयोग करना चाहते हैं। इसी तरह से आजकल साइकिल हमारे लाइफ स्टाइल से दूर हो गई है, तो आजकल हम अपनी बाइक या कार का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो जीवन शैली को एकदम प्रभावित कर रही हैं और बॉडी को एक इनडायरेक्टली डिपेंडेंट बना रही हैं सुविधाओं के लिए। तो ये फिज़िकल इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि हम अपने मसल मास को, अपने बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने वाले फ़ैट को बिल्कुल बर्न नहीं कर पा रहे हैं, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनसीडी के डेवलप होने के कारण। चौथा फैक्टर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे खान पान में जो आजकल ऑयल, तेलीय चीज़ों का, वसा वाली चीज़ों का, फैटी चीज़ों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको हमें कम करना होगा, वरना ये चीज़ें हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती हैं और जो कि हार्ट डिजीज़ को और स्ट्रोक की संभावना को बहुत ज़्यादा प्रबल बनाती हैं। तीसरा चीज़ है कि आजकल लोग शिफ्ट में काम करने लगे हैं, कॉल सेंटर्स में काम करने लगे हैं, बिज़नेस में, ऑफिस में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो बहुत से लोगों को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाती है। स्लीप डिप्राइवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनसीडी के डेवलप होने का हमारी बॉडी में। और उससे क्या होता है कि जो हमको वन स्ट्रेच में आदमी को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद वन स्ट्रेच में एक बार में रात में लेनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है किसी को तो दोपहर में भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए। और लगभग 24 घंटे में 8 घंटे की नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पर आजकल देखा गया कि जॉब की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है लोगों की, तो इसकी वजह से लोग अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं, या टेंशन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो जिससे बॉडी अपने को रिकवर होने के लिए बॉडी को कम टाइम मिलता है। बॉडी पे एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जिससे कि बॉडी के जो सेल्स हैं, जो नेचुरल मैकेनिज्म हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और मेटाबॉलिज्म हमारा प्रभावित हो जाए, जिससे कि ओबेसिटी, मोटापा हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है। और ओबेसिटी अपने आप में एनसीडी को डेवलप करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में जो भागा दौड़ी बनी हुई है, हम लोग अपने ऑफिसेज में, अपने घर में और सोसाइटी में, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि लोगों का थ्रेशोल्ड कम होता जा रहा है, चीज़ों को टॉलरेट करने की क्षमता कम होती जा रही है, जिससे कि उनके अंदर जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन ज़्यादा होता है, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, या फिर बॉडी के अंदर, खून के अंदर खून का थक्का जमने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक की संभावना होती है या फिर स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे समाज में बहुत मूल रूप से देखा जा रहा है कि आजकल जो यंग जनरेशन है
उसके अंदर तंबाकू की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल आप देखेंगे कि हर दूसरे या तीसरे यंग आदमी के में, या फिर रिक्शे वाले हैं या जो निम्न आय वर्गीय जो लोग हैं, वो लोग अक्सर तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। और सिर्फ निम्न आय वर्गीय नहीं, मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोग भी तंबाकू का या पान मसाले का बहुत प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनके शरीर में ओरल कैंसर की प्रवृत्ति बहुत पाई जा रही है। और सिर्फ ओरल कैंसर ही नहीं, गैस्ट्रिक कैंसर है, पेट का कैंसर है, या मल द्वार का कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, इनकी प्रवृत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके अलावा धूम्रपान की प्रवृत्ति है या अल्कोहल का कंजम्पशन है, ये लगातार हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए ट्राई कर रही है, इन सब चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ा रही है, इनकी कीमतें बढ़ा रही है, पर इनकी प्रवृत्ति, इनको कंज्यूम करने के जो फैक्टर्स हैं या जो एक आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल कह लें उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उससे लोग दूर नहीं हो पा रहे हैं और इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जो कि एनसीडी की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो मेरी सबसे ज़्यादा यही अपील है कि अल्कोहल, टबैको की कंजम्पशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एनसीडी को हमारे समाज में ज़्यादा डेवलप करना है। सर, हम लोग देखते हैं इफ़ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो और इन इंडिया ऑल्सो, सर मेजर जो लोग इफ़ेक्ट होते हैं इस एनसीडी से, दैट इज़ फ्रॉम 45 to 55 ईयर्स एज का जो होता है। तो सर व्हाई इज इट सो ओनली दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इस? मानवी, मैं इस बात में आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि आजकल एनसीडी का जो प्रकोप है, मैं आज से 10 साल पहले अगर आप मेरे से क्वेश्चन करते तो मैं आपसे 100% सहमत होता कि 40 एबव 40 है या एबव 45 है, तो लोगों में एक टेंडेंसी बढ़ जाती है एनसीडी से प्रभावित होने की, ब्लड प्रेशर से प्रभावित होने की, या डायबिटीज़ के डेवलप होने की। पर आजकल क्या देखा जा रहा है कि जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो यंग होती जा रही हैं, वो यंग पेशेंट्स में, यंग जनरेशन्स में वो डेवलप हो रही हैं। आजकल आप 20 साल के पेशेंट में भी, 20 साल के यंग बॉय में भी हार्ट डिजीज़ के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 20 या 21 साल के होते हैं, 19 साल के होते हैं, और उनको हार्ट अटैक की बीमारी हो चुकी होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो यंग हैं, जो 15-16 साल के, और उनको डायबिटीज़ की बीमारी है। अभी हम लोगों ने जिला अस्पताल आगरा में एक कैंसर का कैंप लगाया था 3 मई 2016 को। तो उसमें एक 4 साल के बच्चे को कैंसर की बीमारी थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आया था जिसमें 10 साल का बच्चा था और उसको लंग कैंसर की डिजीज़ थी। और उसमें कारण क्या था कि वो बच्चा कोई धूम्रपान नहीं करता था, वो कोई अल्कोहल नहीं लेता था, वो बच्चा जैसे सारे गांव के बच्चे खेलते हैं वैसा खेलता था। पर जब हमने उसकी फैमिली की हिस्ट्री ली, उसका पूरा वर्कअप किया, तो पता लगा कि उसकी फैमिली में जो धूम्रपान की प्रवृत्ति थी, उसके दादाजी और उसके पिताजी और गाँव के बहुत सारे लोग उनके घर में आके बैठते थे, और सुबह 5 बजे से उनके यहाँ हुक्का पीना शुरू होता था, और 3-4 हुक्के वो लोग लगाते थे वहाँ पर, और गाँव के सभी लोग वहाँ पर हुक्के धूम्रपान करते थे, बीड़ी सिगरेट और हुक्के पीते थे, और वो बच्चा वहीं खेलता रहता था। तो वो सारा जो पैसिव स्मोकिंग की वजह से उसमें लंग कैंसर डेवलप हुआ। तो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो 40 के बाद ही डेवलप होंगी। आजकल वो यंग पेशेंट्स में भी और बच्चों में भी डेवलप हो रही हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले एक रूल निकाला है, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है कि 40 से ऊपर कोई भी अगर किसी की एज है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो वो हॉस्पिटल में जाकर अपना स्क्रीनिंग करा सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। वो हॉस्पिटल में जाकर एनसीडी क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर अपना ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं, अपना वेट चेक करा सकते हैं, अपना एनसीडी कार्ड बनवा सकते हैं, अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, और रेगुलर फॉलोअप में आके इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं कि कहीं उनकी शुगर पहले की अपेक्षा बढ़ तो नहीं गई, बीपी में कहीं उतार या चढ़ाव तो नहीं हो रहा, या फिर वेट ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा, या उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, या फिर वेस्ट और हिप रेशो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है हेल्थ के लिए, ओबेसिटी के लिए, वो तो नहीं बढ़ रहा, या फिर उनका बीएमआई बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को इसलिए लॉन्च करना पड़ा क्योंकि अब ये बीमारियाँ यंग हो रही हैं। तो अब ये फैक्टर नहीं है कि 40-45 के बाद ही ऐसा होगा, अब वो 20 साल में भी हो सकता है और 22 साल में भी हो सकता है। सर, गवर्नमेंट क्या क्या इसके अलावा कौन कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इज़ लाइक इंट्रोड्यूसिंग एंड क्या वर्क कर रही है गवर्नमेंट हमारी सोसाइटी के लिए? गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, और सारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो मैंडेटरी किए गए हैं कि वो उनको अपने स्टेट्स में लागू करें, और जिस प्रारूप में और जिस प्रोटोकॉल के साथ और गाइडलाइंस के साथ उनको भेजा जा रहा है उसी रूप में उनको लागू किया जा रहा है।
जिसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसे मैंने बताया कि एनसीडी क्लिनिक्स खोले गए हैं। वहाँ पर अलग से डॉक्टर्स की, स्टाफ की, काउंसलर की, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्टिंग्स दी गई है। 2 नर्सिंग स्टाफ की पोस्टिंग दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने पूरा अपना एक कंसंट्रेशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बनाया हुआ है, और वो चाहते हैं कि जो रेगुलर हॉस्पिटल का स्टाफ है उसके अलावा एनसीडी क्लिनिक के लिए एक पूरा डेजिग्नेटेड स्टाफ हो, जो कि पेशेंट्स को रिकॉर्ड पूरी तरह मेंटेन कर सके। पेशेंट्स को मालूम हो कि उन्हें किससे जाकर बात करनी है, और पेशेंट्स का जो रेगुलर चेकअप होता है वो उसी डेजिग्नेटेड स्टाफ के थ्रू किया जा सके। इसलिए एक बहुत अच्छी पोस्टिंग गवर्नमेंट ने इसमें काउंसलर की करी है। एनसीडी क्लिनिक के जो काउंसलर्स हैं वो पेशेंट्स को उनके डाइट के बारे में काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को उनके दिनचर्या के बारे में काउंसलिंग देते हैं, पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट को, उनके घर वालों को ये काउंसलिंग दी जाती है कि अगर कोई बुजुर्ग पेशेंट है या कोई छोटा उम्र का पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट है जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकता है, तो अटेंडेंट को वास्तव में क्या करना चाहिए कि अपने घर के मरीज़ में क्या क्या सिम्टम्स वो पहचाने, जिससे कि कोई वार्निंग साइंस उत्पन्न होने पर वो फ़ौरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी प्राइवेट अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसको चेकअप कराएं, और अगर कोई बीमारी निकल के आती है तो उसका इलाज कराएं। इसी तरह से अटेंडेंट को हम लोग ये भी काउंसलिंग करते हैं कि पेशेंट्स की दवा कितने दिनों पर देनी है, किस टाइम पर देनी है, किस तरह देनी है, खाना खाने के बाद कौन सी दवा देनी है, या डॉक्टर के पास कितने दिनों के बाद दोबारा चेकअप के लिए जाना है, और रेगुलर फॉलोअप कितना ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट्स अपने आप में इन बीमारियों से ग्रसित होने के बाद थोड़ा मेंटल रूप से परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है, तो वो अपनी केयर उस लेवल पर तक नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है, तो ये बीमारियां उसके शरीर में बढ़ती आती हैं। पर अगर हम किसी उसके घर के मेंबर को काउंसलिंग करके ट्रेन कर देते हैं तो वो अपने परिवार के सदस्य का अच्छी तरह ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से एनसीडी क्लिनिक्स, मैं आपको जिला अस्पताल आगरा का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स अपने जिला स्तर पर और अस्पताल में लिए हैं। हम लोगों ने क्या किया कि डायबिटीज़ के और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हमारे यहाँ अब तक रेगुलर ओपीडीज़ में आते थे, उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप में हमने 20 से 25 या 30 पेशेंट्स को रखा है, और उनको हम हर 10वें दिन बुलाते हैं एनसीडी क्लिनिक्स में। वो पूरे ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं। हम स्पेशल डेज़ और स्पेशल क्लिनिक्स हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लॉन्च किए हुए हैं। डायबिटीज़ क्लिनिक हमारे यहाँ चल रहा है, हाइपरटेंशन क्लिनिक चल रहा है, इसके अलावा स्ट्रोक और कैंसर क्लिनिक भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो हमने पेशेंट्स को एक अपॉइंटमेंट बेसिस पर देखना शुरू किया है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होता है कि पेशेंट जब डॉक्टर को दिखाना आता है, डॉक्टर उनको एक नेक्स्ट डेट बता देता है कि उनको कब आना है। तो अब तक इस तरह की एक प्लान वे में जो पेशेंट्स को ओपीडी देखे आए, तो उस चीज़ की कमी थी, पर पिछले 10-11 महीने से हमने इसको शुरू किया है। पेशेंट्स वहाँ पे ग्रुप में आते हैं। एक ग्रुप जब हमारे पास आता है तो हम उसमें आए हुए सारे मरीजों का हर बार बीपी चेक करते हैं, हर बार शुगर चेक करते हैं, उनका बीएमआई चेक करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें अगर कोई फेरबदल हमको दिखाई देता है, अगर किसी की शुगर बढ़ी हुई है तो हम उसकी डोज दोबारा से देखते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। कभी डोज बढ़ानी पड़ती है, कभी डोज कम करनी पड़ती है। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है या किसी को कोई ट्रैवलिंग करनी है, उसके हिसाब से हम उसकी डोज उनको बताते हैं, और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आए हैं। एक तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स पर और एनसीडी क्लिनिक पर, इस प्रोग्राम पर, एनसीडी पर, एनपीसीडीसीएस के प्रोग्राम के ऊपर पेशेंट्स ने और उनके घर वालों ने खुद फील किया है कि डॉक्टर और पेशेंट की जो एक पर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव हुई है इस क्लिनिक्स के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू, वो पहले कहीं पर लैक थी, उसकी कमी थी, पर वो अब पूरी हो रही है। तो अटेंडेंट्स को अब ये मालूम है कि अगर हमारे मरीज़ को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें हॉस्पिटल के 16 नंबर कमरे में जाना है, एनसीडी क्लिनिक में दिखाना है, वहाँ का स्टाफ हमारी पूरी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। इसके अलावा हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू करे हैं। एनसीडी प्रोग्राम के तहत हम पेशेंट्स को महीने में 2 बार बुलाते हैं, उनकी एक मीटिंग करते हैं। वहाँ पर हम प्रॉपर मीटिंग हॉल में उनको बिठाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, और एनसीडी से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे जो उनके प्रभाव हैं, एनसीडी के कारण क्या होते हैं। हर मीटिंग में हमारे पास कुछ नए पेशेंट ऐड होते रहते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है, तो उसमें हम उनको बताते हैं इनसे बचने के उपाय, और उनको बताते हैं कि किस तरह वो प्रभावी ढंग से, मोर इफेक्टिव वे में अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एनसीडी के संग एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक बार अगर ये किसी के शरीर में डेवलप हो जाती हैं तो इनका जड़ से जाना बहुत ही नामुमकिन या असंभव सा काम है। पर इनको बहुत अच्छी तरह से फॉलोअप करके एक अच्छे जागरूकता अपने अंदर लाके या परिवार में लाके या समाज में लाके हम इनको 100% कंट्रोल कर सकते हैं।
या बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर अभी एनसीडी डेवलप नहीं हुई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या गैर संचारी रोग डेवलप नहीं हुए हैं, तो एनसीडी को हम 100% प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। एनसीडी आर 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़। ये बहुत अच्छी बात है कि इनसे अगर हम सही दिनचर्या अपनाते हैं, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, तो हम डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, कैंसर को, स्ट्रोक को अपने शरीर में डेवलप होने से ही रोक सकते हैं। तो हमें फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की कुछ मुहिम हमने चलाई हुई हैं। गवर्नमेंट के लिए मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने एनसीडी के बजट की तरफ से आजकल बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे पास अवेलेबल में, पहले हॉस्पिटल्स में वो नहीं आती थी, तो पेशेंट्स को थोड़ा सा परेशान होना पड़ता था या वेट करना पड़ता था, उनका स्टॉक ख़त्म हो जाता था क्योंकि पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। पर अब ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, हमारे पास बहुत सारी महंगी दवाइयाँ उपलब्ध हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो कि हम पेशेंट्स को अवेलेबल करा रहे हैं और रेगुलर तौर पर करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो रहा हो। और जिस पेशेंट को जिस तरह की दवा की ज़रूरत है, डोज टाइट्रेशन की ज़रूरत है, मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत है, वो हमारे पास अवेलेबल है और गवर्नमेंट ने उसको उपलब्ध कराया और ये बहुत सराहनीय कदम है। और इसी तरह से बहुत महंगी दवाइयाँ हैं डायबिटीज़ की या फिर स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है जो बहुत ज़्यादा महंगा है, जो उनकी जीवन को बचा भी सकता है या फिर उनको अपंग होने से भी बचा सकता है, वो भी हमारे जिला अस्पताल आगरा में उपलब्ध हैं। इसके लिए मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूँ हमारे एसआईसी सर का, अभी जो एसआईसी है या तत्कालीन जो एसआईसी थे, सीएमओ सर हैं, और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा जो तत्कालीन जो जिलाधिकारी आगरा के थे श्री पंकज कुमार, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे एनसीडी प्रोग्राम को डेवलप करने में दिया। स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए हमने कुछ कैंपेन चालू किए थे, उसके लिए उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग दिया, तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ उन लोगों का। सर, जैसे अभी आपने बताया स्ट्रोक्स पेशेंट, तो सर एनी इनिशिएटिव फॉर दी स्ट्रोक पेशेंट्स? बिल्कुल, स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए आगरा से 8 जुलाई 2016 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जिसका हमने उद्घाटन पूरे देश में सबसे पहले आगरा में किया और धीरे धीरे हमारा प्लान है कि हम इसको राज्य के दूसरे ज़िलों में भी लेके जाएंगे, उसके बाद दूसरे राज्यों में भी लेके जाएंगे और इसको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन WHO और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उनका सपोर्ट से हम इसको देश स्तर पर लेके जाएंगे। इस कैंपेन का नाम हमने रखा था फास्ट, FAST, और इस तरह का नाम रखने का भी एक कारण था कि स्ट्रोक के पेशेंट्स में जो मैक्सिमम रूप से जो बीमार होने के बाद या स्ट्रोक डेवलप होने के बाद जो अपंगता आती है, डिसेबिलिटी आती है, या फिर स्ट्रोक पेशेंट की जो डेथ हो जाती है, तो वो इसलिए हो जाती है कि स्ट्रोक के प्रारंभिक लक्षणों को पहचानने की जो जागरूकता की कमी हमारे समाज में देखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा है। भारतवर्ष में एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पता लगा कि सिर्फ 6% लोग, 100 में से 6 लोग ही भारत में ऐसे हैं जो स्ट्रोक के 3 महत्वपूर्ण सिम्टम्स को हमारे समाज में पहचान पाते हैं, और वो चाहे उच्च वर्गीय लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों या इलिटरेट पर्सन हो, तो सिर्फ 6 लोगों को पहचानने की वजह से जो स्ट्रोक के पेशेंट्स को प्रारंभिक 3.5 से 4.5 घंटे में जो हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों ने इसी का विचार रखते हुए एक कैंपेन, एक अभियान शुरू किया है लोगों को जागरूक करने का, जिसको हमने फास्ट कैंपेन का नाम दिया है। और इसमें हमारा लक्ष्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जागरूक करें कि अगर उनके पास, उनके परिवार में, उनके पड़ोस में, राह चलते, सड़क में, कहीं पर भी अगर किसी भी व्यक्ति में वो 3 सिम्टम्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि F जो हमने फास्ट कैंपेन में रखा है, F का मतलब होता है चेहरा, फेस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के चेहरे में कोई टेढ़ापन है या किसी भी तरफ कोई कमजोरी आई है, तो ये स्ट्रोक का पहला लक्षण हो सकता है। दूसरा इसका अल्फ़ाबेट है फास्ट कैंपेन का A माने आर्म, आर्म माने बाजू या भुजा। अगर किसी के भी भुजा में या बाजू में या किसी पैर में कोई अचानक कमजोरी उत्पन्न होती है, तो हो सकता है उस व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा हो या लकवे के प्रारंभिक लक्षण में से एक लक्षण डेवलप हो रहा हो। तीसरा जो फास्ट कैंपेन का अल्फ़ाबेट है वो है S माने स्पीच, स्पीच माने बोली। अगर किसी भी व्यक्ति में, किसी भी आपके पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्य में आप ये महसूस करते हैं कि अचानक ही उसकी बोली में अस्पष्टता आ गई है, वो क्लियर रूप से बोल नहीं पा रहा है या वो आपका नाम भी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा है, तो हो सकता है कि ये स्ट्रोक का तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण हो। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, फेस, आर्म और स्पीच।
चेहरा, बाजू या बोली में से किसी में भी कमजोरी हो या अस्पष्टता हो, तो स्ट्रोक के 3 प्रारंभिक बहुत ही कॉमन लक्षण हैं जो लगभग हर स्ट्रोक के पेशेंट में डेवलप होते हैं। ज़रूरत है हमें उन्हें टाइम पर पहचानने की, उसको आइडेंटिफाई करने की। इसकी हमने जो पंचलाइन रखी है वो भी यही है कि आइडेंटिफाई स्ट्रोक फास्ट, एक्ट फास्ट। और जो चौथा अल्फ़ाबेट है उसका टी माने समय, क्योंकि जब स्ट्रोक के सिम्टम्स आदमी में डेवलप होना शुरू होते हैं, स्ट्रोक की बीमारी जन्म लेना शुरू करती है, उसके अगले सेकंड से हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, वो हज़ारों की संख्या में डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाती है। और इन न्यूरॉन्स को हम जितनी जल्दी बचा सकेंगे, सही समय पर उस पेशेंट के लक्षणों को हम पहचानने के बाद अगर उसको एक सही अस्पताल में, एक बड़े अस्पताल में लेके जा सकते हैं, तो हम उसको अपंग होने से बचा सकते हैं, सही समय पर उसको उपचार दिला सकते हैं और बहुत ही संभावना है कि हम उसकी मृत्यु होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमने फास्ट कैंपेन स्टार्ट किया। इसके लिए हमने अपने हॉस्पिटल्स में, जिला अस्पताल में स्पेशल क्लिनिक चालू किए हैं। स्ट्रोक पेशेंट का हमने एक डाटाबेस बनाना शुरू किया है और वास्तव में जब से हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत करी है तो स्ट्रोक पेशेंट्स का वॉक इन हमारे हॉस्पिटल में बहुत बड़ा है। हमने एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट एनसीडी प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया है, जिसमें स्ट्रोक के लकवे के पेशेंट्स वहाँ आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। और धीरे धीरे करके हमने आगरा के अर्बन और शहरी क्षेत्र के साथ साथ अब हमने आगरा के ग्रामीण क्षेत्र को भी फास्ट कैंपेन में कवर करना शुरू किया है। और इसी के अंतर्गत हमने 22 अगस्त को पहली जो मीटिंग करी थी वो फतेहाबाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर करी थी। वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी, वहाँ के डॉक्टर्स को, एएनएम्स को, आशाओं को, मेडिकल ऑफिसर्स को, सबको ट्रेन किया था फास्ट के बारे में, एनसीडी के बारे में। तो ये कैंपेन है जो कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसके बारे में जानें। धीरे धीरे इस कैंपेन के बारे में हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके लोगों को समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, लोकेलिटीज़ में जाएंगे, सोसाइटीज़ में जाएंगे, क्योंकि स्ट्रोक कहीं भी कभी भी किसी को हो सकता है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। और अब ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रोक के लिए आपको 40 साल का होना ज़रूरी है। एक बच्चे को भी, छोटे बच्चे को भी स्ट्रोक हो सकता है। आजकल जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनको भी स्ट्रोक हो सकता है। तो हम जितनी जल्दी उसको पहचानेंगे तो उतनी जल्दी हम पेशेंट्स को अपने यहाँ लेके आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस कैंपेन के थ्रू बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का ध्यान भी स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही महंगा इंजेक्शन है जिसका नाम एंटी थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है। स्ट्रोक के 2 मेन कारण होते हैं। एक, या तो दिमाग की नस में कोई रुकावट आती है, दिमाग की नस फट जाती है। तो स्ट्रोक का पेशेंट जब सही समय पर हमारे अस्पताल में आता है तो हम लोग उसका सीटी स्कैन करते हैं और सीटी स्कैन में अगर उसकी दिमाग की नस में कहीं रुकावट होती है खून के थक्का जमने की वजह से, तो और हमारे पास अगर वो पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर पहुंच चुका है तो ये महंगा इंजेक्शन हम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, जिसका कोई भी चार्ज सरकारी अस्पताल में नहीं किया जा सकता है। और लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उस इंजेक्शन की कीमत लगभग 48,500 और 50,000 रुपये के आसपास है। तो सरकार ने ये जो महंगा इंजेक्शन है जो कि आम पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती या फिर उनको सोचना पड़ता है, तो और जिसमें एक बहुमूल्य समय जो प्रारंभिक 4.5 घंटे हैं वो नष्ट हो सकते हैं, तो अब उसके बारे में लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंजेक्शन हमारे जिला अस्पताल में अवेलेबल है। ज़रूरत है तो आप लोगों के जागरूक होने की, लोगों के जागरूक होने की कि अगर किसी पेशेंट में वो स्ट्रोक के 3 सिम्टम्स पहचानते हैं तो किसी भी ऐसे छोटे अस्पताल में या लोकल डॉक्टर्स के पास या फिर झोला छाप डॉक्टर हैं उन लोगों के पास अपना समय नष्ट ना करें, सीधे एक बड़े अस्पताल में, जिला अस्पताल में वहाँ पर लेके आए, वहाँ पर उनका सीटी स्कैन किया जाएगा और ये इंजेक्शन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा। ये इंजेक्शन हमारे अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहता है और इसके लिए ये इंजेक्शन किसी भी ज़रूरतमंद स्ट्रोक पेशेंट्स को सही समय पर लग जाए। पूरे यूपी में पहली बार आगरा जिला अस्पताल में हमने एक स्ट्रोक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है। ये अभी तक पूरे यूपी में कहीं पर भी किसी भी जिला अस्पताल में ऐसा नहीं हुआ। हमने 5 महीने पहले इस टीम का गठन किया जिसमें हमने पूरा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स को, एक्सपीरियंस डॉक्टर को, फिजिशियंस को, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स को, रेडियोलॉजिस्ट को और जो भी स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ है उसको इस लिस्ट में सम्मिलित किया है और उनको क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट विद इन विंडो पीरियड 4.5 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में आता है तो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स पूरी स्ट्रोक रेस्पॉन्स टीम को सूचित करते हैं और विद इन 20 मिनट्स पूरी स्ट्रोक रेस्पॉन्स टीम वहाँ पर अवेलेबल होगी और पूरे प्लान वे में पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो आगरा स्तर पर लिए गए हैं और जल्दी सभी जिलों में लिए जाएंगे।
सर, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं सर? ये तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। डेफिनेटली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से अगर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम उनके बचाव के बारे में बात नहीं करेंगे तो पूरा मैसेज हमारा कन्वे नहीं हो पाएगा। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अपनी दिनचर्या नियमित करें, अपने खान पान को संतुलित करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का प्रयोग करें और डेफिनेटली फिज़िकल एक्टिविटी को एक इम्पॉर्टेंट स्पेस दें अपनी डेली लाइफ स्टाइल में, डेली रूटीन में। और कम से कम 20-30 मिनट सुबह और 20-30 मिनट अगर शाम को टहल सकते हैं। कुछ उनको बाहर पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनके घर में कोई बरामदा है, छत है, बड़ा कमरा है, हॉल में, वो वहाँ पे भी टहल सकते हैं। ज़रूरत है कि शरीर को 20-30 मिनट तक लगातार मूव करने की, टहलने की, गतिमान रखने की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नींद को पूर्ण रूप से लें, स्ट्रेस को कम से कम करें और अल्कोहल, धूम्रपान और ऐसी चीज़ों का जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इनका कम से कम बिल्कुल ही उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, एनी मैसेज फॉर आवर दर्शकों? बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि उनका स्वास्थ्य उनके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के बिना, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी की भी फैमिली में कोई बीमार होता है तो पूरी फैमिली इफेक्टेड होती है। तो इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर, अपनी दिनचर्या नियमित कर बैलेंस डाइट लेकर, अल्कोहल और धूम्रपान से दूर रहकर और फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में सम्मिलित कर हम इन डेडली डिजीज़ से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर पीयूष जैन, जिन्होंने हमारे को हेल्थ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी। अगली बार आपको नए सेगमेंट में नए डॉक्टर के साथ मिलवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।